पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पिछले 10 सालों में कुछ ऐसे धरने, शहरों के लॉकडाउन और कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अगर उसकी इंडिपेंडेंटली तहकीकात कर ली जाए और अदारों के टकराव की तरफ मामला ना चले, बहुत ही अच्छा होगा कि इस मामले में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मदद का हाथ आगे बढ़ाए। क्योंकि 2014 का जो धरना था उसके मतलब भी मेरा एक ख्याल यह है कि उस वक्त जनरल राहील शरीफ की तैनाती के वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थी जो उनके लिए मुश्किलात का सबब बनाने का बायस बन सकती थी, और शायद जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे उनके प्लान के अंदर ये चीज़ शामिल हो। मेरा अपना ख़दशा यही है कि उस वक्त जनरल राहील शरीफ के लिए मुश्किलात का सबब बनाने के लिए धरने के अंदर बाद ऐसे अवामिल शामिल हो गए थे कि या तो वो मार्शल लॉ लगा दें, हुकूमत को चलता कर दें, या उनके लिए अपने लिए मुश्किल हो जाए और वो एज आर्मी चीफ़ उनकी अथॉरिटी जो है क्वेश्चन हो जाए। जैसे 9 मई को हुआ। 9 मई को क्या था? 9 मई को ये था कि यहाँ जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो या मार्शल लॉ लगा दे या उनकी अपनी अथॉरिटी क्वेश्चन हो जाए। ये दोनों सूरतें बहुत ख़तरनाक हैं। तो इसलिए मेरी काफ़ी दिली ख्वाहिश है कि फ़ौज थोड़ा बड़ा दिल करते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाए और इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर ले। 2014 का धरना और फैज़ाबाद धरना, उसमें किसका क्या रोल था तयन कर लें। बाद में चाहे आप किसी को फांसी पे ना चढ़ाएं, लेकिन तयन कर लें। आप उसको ज़ुबानी भी अगर सरजनिश ही कर दें ना कि ये इस बंदे का किरदार था इस धरने के पीछे, ये नासिर कार फरमा थे, तो एटलीस्ट वो चीज़ें रजिस्टर हो जाएंगी, वो आपके कानून का, आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी और आइंदा के लिए उसका सद्देबाब करना आसान हो जाएगा। फैज़ाबाद धरने का केस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ही इसके ऊपर ऑर्डर दिया था और उसके ऊपर ज़ाहिर है अमलदरामद नहीं था होना। जैसे जनरल असद दुरानी साहब और जनरल बेग साहब, ये एक एयर मार्शल असगर खान का केस था IJI के हवाले से, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा दे चुकी है। बड़ी तगोदो के बाद हुक्मनामा आया, कोई हुकूमत उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सकती, ना हुई है आज तक। इसके ऊपर भी किसी ने आज तक अमल नहीं किया। काजी फ़ायज़ ईसा, अल्लाह की देखिए कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनकी किस्मत में था पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस बनना, नहीं तो कोशिश पूरी की गई थी। इमरान खान ने वो रेफरेंस बना के सदर अलवी के ज़रिए फ़ाइल किया था और उसके पीछे अनासर कौन थे इसका भी जवाब आज तक सच्चाई कौम को बतानी चाहिए। इमरान खान को सियासी लिहाज से गालियाँ निकालना बड़ा आसान है, सारे मुँह खोल के निकालेंगे इमरान खान ने किया था। इमरान खान के पीछे कौन था उसका जवाब कोई नहीं देता। बहरहाल मैं उसको छोड़ता हूँ क्योंकि ये जवाब इसका ख़ुद इमरान खान या PTI को देना चाहिए। वो पूरी कोशिश थी कि काजी फ़ायज़ ईसा भी इस जगह से जाए जहाँ बैठा है। चीफ़ जस्टिस तो बने ही नहीं, लेकिन उसकी किस्मत में था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। एक उसमें करैक्टर जिसका अभी ज़िक्र आएगा वो है अबसार आलम, जो हमारे आजकल समा TV पे 7 बजे बैठ के प्रोग्राम में एनालिस्ट के तौर पर अपना हिस्सा डालते हैं। पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुस्लिम अखबार से उन्होंने काम का आगाज़ किया था। वो उस ज़माने में पैमरा के चेयरमैन थे और उन्होंने पाकिस्तान में आम तौर पर कोई लोगों में हिम्मत नहीं पकड़ता कि जाए और वो किसी रिटायर्ड जनरल कोई भी हो तो उसके ख़िलाफ़ जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी भी अदालत के सामने गवाह बने या गवाही दे, और ख्वाह ये कि वो फॉर्मर ISI चीफ़ हो या उस वक्त जब वो पैमरा के चेयरमैन थे उस वक्त वो सर्विंग DGC थे, जो कह लीजिए कि DJI के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पोजीशन है, तगड़ी पावरफुल पोजीशन है, वो उनके पास होती है DGC के पास। उनके ख़िलाफ़ वो विटनेस बने, और विटनेस किस चीज़ के ऊपर बने? जो वो चीज़ें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को या आर्मी चीफ़ को पहले आगाह कर चुके थे, आज अदालत के सामने उन चीज़ों के ऊपर गवाही देकर वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने। और साथ ये भी कहा कि अगर इस पर कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता है तो उसके सामने भी वो ये सारी बातें दोहराने के लिए और विटनेस बनने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। तो इसके ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा ने कुछ बातें कही, मैं वो दिखा के आपको फिर प्रोग्राम में आगे लेकर चलता हूँ। काजी साहब कह रहे हैं कि एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए, धरना अचानक नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कनाडा से इंपोर्ट होने वाले ताहिरुल कादरी साहब थे और ताहिरुल कादरी साहब को पहले पीपल्स पार्टी के आखिरी दिनों में इंपोर्ट करके एक धरने का अच्छा पूरा रिहर्सल की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। ब्लू एरिया के 2 चौराहों के दरमियान में उनको बड़ी इज्जत के साथ बिठाया गया और वो इंकलाब लाना था उन्होंने। इंकलाब उनसे हम पूछे थे कि आईने पाकिस्तान के तहत चीज़ें चलाने के लिए तो तरीक़ाकार मौजूद है, जो इंकलाब आप कहते हैं वो फसाद वाला रास्ता है। बहरहाल वो चला गया उनका, वो इंकलाब जो था वापस चला गया। फिर दोबारा इंकलाब उनका उस वक्त आया जब पीपल्स पार्टी चली गई थी, वो ताहिरुल कादरी साहब भी चले गए। उसके बाद जब नवाज़ शरीफ की छुट्टी करानी थी तो उस वक्त ज़रूरी था कि 2013 के इंतखाबात में उनकी हुकूमत बन गई है, तो अब दोबारा क्या किया था। तो एक सिचुएशन डेवलप होती है। लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आता है जो बहुत ही अफसोसनाक था, उसके ऊपर भी उस वक्त स्टेप डाउन कर जाते शहबाज शरीफ तो ज़्यादा अच्छा था। मॉडल टाउन वाक़े के ऊपर कोई इज़्ज़त वाला मामला नहीं था कि वो जम के अटक के बैठे रहे कि लाहौर शहर के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो गया, और उनकी नाअहली का सबूत था, कोई और कुछ नहीं भी था तो उनकी नाअहली का बहरहाल सबूत था। ताहिरुल कादरी साहब ने उसको जवाज़ बनाया और अब इमरान खान कहते हैं ये लंदन प्लान है जिसके तहत नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आए। तो उस वक्त हमें नून लीग के
जो सीनियर मोस्ट टॉप मोस्ट लीडर्स थे वो हमें बताते थे कि लंदन प्लान है। इब्तदाई दिनों में मैं उससे आगाह नहीं था कि वो लंदन प्लान किसको कहते हैं और क्या चीज़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला खुला तो पता चला कि वो लंदन प्लान एक्चुअली ताहिरुल कादरी की और इमरान खान की आपस में मेल मुलाकात थी, जिसमें कुछ लोगों ने रोल अदा किया। मैं एक PMLN के बड़े सीनियर एक रुकन है, उस ज़माने में उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि बाज़ खबरें ये थीं कि शायद एक या दो जर्नलिस्ट जो थे वो या इमरान या ताहिरुल कादरी के साथ वो भी लंदन में उस वक्त मौजूद थे। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको उनका नाम नहीं ले रहा, वो इज़्ज़तदार आदमी है। उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए और मुझसे पूछ रहे हैं लंदन में जाने या विज़िट के हवाले से कि लंदन कौन जाएगा और कौन जाएगा, चैनल पाकिस्तान में कहाँ से चल रहा है, लंदन में कौन है, इस तरह की बातें पूछ रहे हैं जो मैंने उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं की। तो मैंने उन्हें बताया, वैसे ही बताया, जिक्र किया कि मैं तो आज तक पाकिस्तान से कभी लंदन गया ही नहीं। मैंने ट्रांसिट लिया है हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन मैं लंदन कभी गया ही नहीं, आज तक की अभी भी नहीं गया, उसके बाद भी नहीं गया। तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था कि ये बंदा जिससे मैंने पूछना है कि ये तो लंदन प्लान का हिस्सा होना था, तो ये तो मुझे कह रहा है लंदन गया ही नहीं। मैं वाक़तन आज तक कभी लंदन गया ही नहीं, मेरे खुद भी इल्म में वो चीज़ें नहीं थी। बाद में पता चली, कुछ ऐसे बयानात सामने आए, कुछ PML के लोगों से हमें बैकग्राउंड इंटरेक्शन का मौका मिला, तो फिर ये चीज़ें खुलनी शुरू हुई कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनका एक अरेंजमेंट है जिसके तहत ये दोनों लोग इकट्ठे हुए। शेख रशीद ने उनको इकट्ठा करने में लाहौर से, इमरान रिलक्टेंट थे ताहिरुल कादरी के साथ आने में, इब्तदाई तौर पर वो इस बात पे हामी नहीं थे कि PTI और पैट वाले इत्तेहादी बन के लाहौर से चले, लेकिन फिर उनको ये समझाया गया कि आपके PTI के जो फॉलोअर्स हैं वो धरना सजा के वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। आपका अच्छा फॉलोअर है, मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो वहाँ धूप में जाके गर्मियों में चौकड़ियाँ मार के सड़क पे नहीं बैठेंगे। तो ये काम पैट वाले कर सकते हैं जिनकी मजहबी फॉलोइंग है, उनका लगाव कुछ और नोयत का है, तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। और शराय दस्तूर एक दफ़ा पूरी बंद कर दी तो फिर नवाज शरीफ की छुट्टी तो हुई हुई। ये इस तरह के एजेंडे के तहत इनको यहाँ लाया गया था। उसके बाद बहुत कुछ पाकिस्तान में हुआ, PTV स्टेशन अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसके गेटों के ऊपर वो कटर्स पकड़ के ना वो ऊपर चढ़ गए थे अटैक करने के लिए, ट्रॉली ट्रैक्टर से मार के उसकी वो बाउंड्री गिराई गई थी, बहुत कुछ किया गया था। उस वक्त की दो चीज़ें बेशुमार बयानात हैं, अगर सबूत चाहिए हो ना तो अनगिनत सबूत हैं। फैज़ाबाद धरने का केस है, मैं उसकी तरफ लेके आता हूँ, इसके बाद हुआ था। ये अगस्त 2014 के वाक़यात हैं, जहाँ से एक साल बाद 13 में इलेक्शन हुआ था, तो 14 में ये धरना सजाना डी चौक के अंदर शुरू हो गया था। एक ताहिरुल कादरी साहब का बयान है कि पार्लिमान के ऊपर अटैक के हवाले से, फिर PTV स्टेशन पे जिस दिन अटैक होता है उसके बाद ताहिरुल कादरी ने एक रोज़ के बाद आफ्टर थाट्स जब आई ना, पता चला कि एक तो स्टेट इंस्टीट्यूशन था, रियासत की इलामत थी, उसके ऊपर हमला हो गया। आफ्टर थाट्स में दोनों ने अपने आप को पीछे किया, पहले नहीं किया। पहले दोनों ने कहा बहुत अच्छा हुआ। पहले ताहिरुल कादरी साहब ने भी इसको बड़े मज़े से बताया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए थे शाह महमूद कुरैशी, और वो मुझे यहाँ लाइव प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये जो हमारे लिए काबिल एहतराम जगह है, ये पार्लिमान, हम यहाँ अटैक नहीं करेंगे। और PTI वालों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ताहिरुल कादरी से जो बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, शाह महमूद आई थिंक और जहांगीर तरीन और असद उमर, ये तीनों लोग ताहिरुल कादरी के पास गए थे ये बात कहने के लिए कि अटैक नहीं करना इन बिल्डिंग्स को, लेकिन बहरहाल अटैक हुआ। हो सकता है इन लोगों से भला हुआ हो, लेकिन एक कॉल लीक हुई थी जो मौजूदा सदर है आरिफ अलवी साहब, इमरान खान के साथ, जिसमें वो बता रहे हैं कि PTV की नशरियात बंद हो गए, लोग अंदर चले गए। तो इमरान आगे से जवाब दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आज दबाव डलेगा तो ये कल इस्तीफ़ा देगा, वैसे ये इस्तीफ़ा नहीं देगा। तो ये इमरान खान का रिस्पॉन्स था। तो मैं आपको छोटे से 2 क्लिप सुनाता हूँ इमरान का, तो मैं पूरा सुना नहीं सकता, माशाल्लाह हमारी पैमरा जो है मौके के ऊपर आड़े आ जाती है। तो अब अगर किसी ने तहकीकात करनी हो तो आप इनको बुला के सारों से अंडर ओथ पूछें, चौधरी निसार से भी पूछें और बाकी लोगों से भी पूछें, सारी कहानियाँ सुनाएंगे। इसके बाद अगले स्टेप पे मैं लेकर आता हूँ। इसके फिर कुछ ही अरसे बाद नवाज शरीफ की पनामा वाले मामले के अंदर छुट्टी होगी, वो इकामा जो था उनका पनामा के अंदर से निकल आया और उनकी छुट्टी हो गई। बड़ा बददियानती पे मबनी तरीक़ाकार था जिसके तहत साकिब निसार ने वो सारा मामला आगे चलाया। ईमानदाराना तरीक़ाकार होता तो उसमें भी शायद उनको मुश्किलात पेश आती, लेकिन ये जो तरीका निकाला था ना उन्होंने कि अकाउंट रिसीवेबल है, वो दुरुस्त नहीं था, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्हें शर्मसारी का इजहार करना चाहिए अपने उस फैसले के ऊपर। लेकिन उसके बाद मामला ख़त्म नहीं होता। शाहिद खाकान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, उनसे भी मेरे ख्याल में अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता है तो उनसे गवाही लेनी चाहिए कि बताइए कि पुलिस मदद को क्यों नहीं थी आई। एज़ प्राइम मिनिस्टर जब आप बुला रहे थे तो पुलिस कहाँ चली गई थी? उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब से पूछना चाहिए कि ये जो सेफ सिटी कैमराज़ की तारें थी ये किसने काटी थी, और वो कौन से 150-200 अफराद कहाँ से आए थे जिन्होंने पुलिस वालों को पुश बैक किया था। ये मैं चीज़ें इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि ये हयात हैं, लोग अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये ज़िम्मेदार ओहदों पे बैठे। मैं तो जर्नलिस्ट था, मैंने एज ए जर्नलिस्ट जो चीज़ें मालूम की वो आपको गोशगुजार कर रहा हूँ, लेकिन इनके नॉलेज में है। अगर वो झूठ बोलें तो और बात है, सच्चाई बोलें तो इनको
अंडर ओथ पूरे बयानात रिकॉर्ड करवाने चाहिए कि क्या हुआ था। इमरान खान की हमदर्दियाँ उस वक्त धरने वालों के साथ थी, फैज़ाबाद धरने वालों के साथ, तो इसलिए मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो तो खुद उनके साथी थे। आगे चल के अदालत ने आज कहा है कि जानना चाहते हैं धरना मैनेज कौन कर रहा था। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आ जाए और उसके मुहर्रकात क्या थे, एंड रिज़ल्ट क्या चाहते थे, तो फिर ये 9 मई को भी समझना आसान हो जाएगा कि ये क्यों मनसूबाबंदी ऐसी हुई थी। 9 मई के पीछे भी तो कोई था ना जो जनरल आसिम को मुश्किल में डालना चाहता था। उसका जवाब आज ले लें तो आइंदा किसी आर्मी चीफ को शायद ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगला इसका उन्होंने कहा कि अरबों का नुकसान हुआ, इन्हें कौन लेकर आया था, टिकट किसने कराई। कोई पुरस्कार कुव्वतें थी जिन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। हुकूमती कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है कवर अप के लिए, क्योंकि सारी वो रिव्यू पिटीशन उन्होंने इकट्ठे एकदम से सबको याद आया कि वापस नज़रसानी की दरख्वास्तें ले लेते हैं, तो कमेटी भी बनाएंगे तो उसमें ऑल वेल की रिपोर्ट करके निकल जाएंगे। तो अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। जो भी कुर्सी से उतरता है कहता है मैं मजबूर था। ये बात सही है। ये अगर थोड़ी बहुत भी अगर बंदे के अंदर यहाँ सच्चाई हो ना तो फिर उसको कुर्सी पे रहते हुए सच बोलना चाहिए। कुर्सी तो वैसे ही छूट रही होती है तो छूट जाए, सच बोल के तो जाए ना, ईमानदारी का मुजाहरा करके तो जाए ना। जो भी कुर्सी से उतरता है कहता है मैं मजबूर था। ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। आइन के तहत सदर 5 साल के लिए हो सकता है, बंदूक के ज़ोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया है। कमेटी के क़याम की दस्तावेज़ सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। कागज़ के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। हम पाकिस्तान इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देंगे। हुकूमत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए कुछ नहीं किया। ये पूरी बैकग्राउंड है जी। और हमारे साथ शुरू कर डी चौक वाले धरने से शुरू करते हैं, फिर फैज़ाबाद की तरफ लेकर आता हूँ। आज उसमें आपका भी पिटीशन में जिक्र था, लेकिन आपकी बात मानी गई है वहाँ पे। पहले डी चौक वाली कहानी बता दें, उस धरने के पीछे कौन था? देखें, एक तो ये कि मैं उस वक्त हुकूमत के साथ था और उनका एलाई था, इसलिए बहुत सी चीज़ें प्रीवी है, क्योंकि मेरी तकरीबन रोज़ाना वो प्राइम नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें होती थी। और ख़ास तौर पर जब चौधरी निसार का और इत्तेज़ाज़ अहसन का आपस में झगड़ा हुआ तो उसके अंदर भी मैंने एक अपना किरदार अदा किया था। और उस वक्त हम मीटिंग कर रहे थे जब ये टीवी के ऊपर चीज़ें चली और फिर बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो गई थी। फिर अगले दिन सुबह मौलाना फजल रहमान, मैं और आसिफ बजिंजो ने जाना था, लेकिन वो सुबह उठ नहीं सके। मास्टरमाइंड कौन था सर उसका? 2014 वाले धरने का मास्टरमाइंड कौन था मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो बैरिस्टर साहब ने कहा है ना, 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं इसमें। और क्योंकि ये तारीख है, अगर हमारे कहने से तारीख मस्क हो रही है, और इसीलिए मैंने अपनी पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया था आज, क्योंकि मैं पोस्टेरिटी के लिए बताना चाहता था कि अगर कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है और गलती से उसका नाम आया है तो इट शुडंट बी देयर। और मैं चलो जो भी रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने, मैं उस पर आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि हिस्ट्री यू कैनॉट चेंज द हिस्ट्री बाय कमेंटिंग ऑन इट। तो बात ये थी कि पहली बात ये कि कोई पुलिस की वर्दी में दूसरा शख्स नहीं था। ये मैंने खुद पुलिस वालों से बात की है, वो जो कि बड़े अरसे सस्पेंड भी रहे और मुश्किल में भी रहे। और ये कहना कि जी दूसरी तरफ से कोई पुलिस की वर्दियां पहन के आया था, उन्होंने फारिग किया था, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। हो सकता है बैरिस्टर साहब सही कह रहे हो, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से गए थे, मैं भी उसी हुकूमत का एक किस्म का एलाई था उस वक्त। दूसरी बात आपको ये बताऊं, जो ये कहा गया कि मुसल्लह अफराद थे धरने के अंदर जो आप पारा से बी चौक की तरफ जाना चाहते थे, क्योंकि मैं उस वक्त एक कमेटी के अंदर था। वो कमेटी जो तारुल कादरी के साथ निगोशिएट कर रही थी, मैं था, शेरफौज साहब थे और एक MQM का उसके अंदर नुमाइंदे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ आजकल, पता नहीं वापस आ गए, लेकिन बहुत अरसा वो फिर अमेरिका चले गए थे। तो हमने उस वक्त उस रात भी निगोशिएट किया। 2 शख्सियात हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिनका बैकग्राउंड रिटायर्ड थे, उनसे मेरी बात हुई अगले दिन जब इन्होंने जाना था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी ये यहाँ से मार्च करेंगे और आगे से जो है वो पहले वो जो है आंसू गैस चलेगी और हम वहाँ चलते जाएंगे जहां पर वो लगे हुए थे कंटेनर, हम उनको क्रॉस करेंगे आगे से, फिर वो बुलेट जो है वो क्या रबर बुलेट चलेंगी और उसके बाद 1-2 लाशें जो है वो गिर जाएंगी और फिर हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, कि अगर वो ये कौन कह रहा था सर? आंसू, ये कौन कह रहा था? वो शख्सियात थी, 2 शख्सियात थी, मैं नाम नहीं लूंगा, माइंड ना करें आप, जो कि तारुल कादरी के और इमरान खान दोनों रिटायर्ड लोग हैं। रिटायर्ड लोग हैं, हाँ। अब वो ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, आप रिटायर्ड हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर आगे आएंगे, रबर की गोलियां चलेंगी और उसमें 1-2 लाशें गिरेंगी और हम कामयाब हो जाएंगे। ये वो रिटायर्ड लोग कह रहे हैं आपको?
कहीं कहीं गोली चलाने का नहीं था उसके अंदर, ना कोई मसला की बात थी। फिर रात को 2:30 बजे मैं गया हूं उधर, अपने साथी MQM वाले को ये मिला हूं। दोबारा जरा दोहरा उसके दें ये बाद बात, वो रिटायर्ड लोग आपको क्या कह रहे थे, दोबारा दोहरा दें। वो कह रहे थे कि जी हम लाहौर जा रहे हैं, मामला सारा तय हो गया है, इंशाल्लाह हुकूमत कल चली जाएगी। मैंने कहा कैसे जाएगी? उन्होंने कहा कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। तो मैंने जवाब में उनको कहा कि अगर ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ना हुए, सीक्वेंस ऑफ अगर इवेंट आंसू उन्होंने गैस क्या ना बताया, चली, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ से मार्च करेंगे, आगे से आंसू गैस चलेगी, आंसू गैस के बाद रबर की बुलेट चलेंगी, और उसके बाद अगर क्लैश हो गया तो कोई 1-2 लाशें जो है वो हो सकता है कि वो गिर जाए, और उसके बाद हमारी कामयाबी हो जाएगी। मैंने उनको कहा कि अगर आंसू गैस ना चली, अगर रबर की बुलेट्स ना चली, अगर उनको रास्ता दे दिया गया, फिर आप क्या करेंगे? तो वो मतलब एक किस्म का शश रह गए कि भाई ये क्या क्या कह दिया इन्होंने। तो मैंने कहा इंशाल्लाह यही होगा, ना आंसू गैस चलेगी ना रबर की बुलेट चलेगी। रात को 2:30 बजे हमने दोबारा मीटिंग की, साद रफीक साहब को जगाया, एहसन इकबाल साहब से रब्ता करने की कोशिश की। सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब को पैगाम दिया कि वहां पर कोई जो है वो महाजराई नहीं होनी चाहिए, और फिर ये फैसला हुआ कि उनको ये पैसे दे दिया जाए और ये डी चौक में चले गए वहां से। तो ये मतलब जो मुझे तारीख का मालूम है, मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ। बैरिस्टर साहब मुझसे ज्यादा आपने मेरे ख्याल में जफरुल्लाह साहब से ज्यादा बेहतर बातें बताई। जफरुल्लाह साहब मुझे वहां दरमियान से घुमा के निकल जाते थे कि ये बात मुझे नहीं पता, जब मैंने बात डी चौक से आगे की है, ये डी चौक तक आए हैं। नहीं, डी चौक वाली बातें उन्होंने लेकिन ज्यादा आपने बेहतर बताई। ये मैं एग्री करता हूं इनसे, ये बातें ठीक है। जनरल शुजा नवाज के भाई